वेलकम टू निशा क्लासेस एट यू के। आज हम बढ़ते हैं उत्तराखंड में हिस्ट्री के बाद आगे के पार्ट करते हैं। और ये पार्ट है आपका जो उत्तराखंड का, मैं परीक्षा वाणी से आपको ये सिलेबस करवा रही हूँ। भौतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं वाले चैप्टर से है ये। और लगभग 25 जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन मैंने जो बैक एक्सरसाइज है क्वेश्चन वहाँ से ना लेकर के बीच में लेसन से ही क्वेश्चन लिए हैं, ताकि थोड़ा सा कहीं पे अगर मुझे एक्सप्लेन करने की नीड पड़े तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग कितनी है? अब आपने बुक में ही पढ़ाई होगी कि उत्तराखंड जो राज्य है इसका जो आकार है लगभग क्या है? आयताकार है। ठीक है, इस प्रकार से होता है आयताकार, यानी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी लंबाई पूछी गई है पूर्व से पश्चिम तक, तो राज्य की लंबाई है लगभग आपका ऑप्शन नंबर बी 358 किलोमीटर। यहाँ पे जो मैंने 320 किलोमीटर लिखा है ये क्या है? राज्य की चौड़ाई है। ठीक है, तो लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक इसकी 358, और चौड़ाई की बात की जाए उत्तर से दक्षिण तो ये है आपका 320 किलोमीटर। ये है उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? पहले हम उत्तराखंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं वो कितना है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 53,483 ऐसे याद करते हैं हम इसको सिंपली। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो इस है भारत के क्षेत्रफल का कुल 1.69%। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के जिलों का घटता हुआ अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राज्य के जिले क्षेत्रफल के अनुसार कैसे घटते हुए क्रम में है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में चमोली, फिर है उत्तरकाशी, फिर है पिथौरागढ़ और फिर है पौड़ी। नंबर 1, 2, 3, 4। और जो सबसे छोटा जिला है आपका क्षेत्रफल में वो है आपका चंपावत। ठीक है, तो चंपावत क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, चमोली सबसे बड़ा है। 4 राज्य पूछ लिए जाते हैं, मेनली ऐसे पूछ लिए जाते हैं ना जनसंख्या में और क्षेत्रफल वगैरह में, तो 4 की सीरीज पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है, राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग पर्वतीय? सभी जानते हैं उत्तराखंड जो है हिमालयी और जो पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो जो इसका अधिकांश भाग है वो है पर्वतीय। ठीक है, अब अधिकांश भाग पर्वतीय तो है, उसका प्रतिशत कितना है? तो उसका प्रतिशत यहाँ पे हो जाता है, जो आंसर है आपका 86.07% भाग उत्तराखंड का क्या है? पर्वतीय। अगर आपको मैदानी पूछ लिया जाता है तो आपको इसको याद रखिए, पर्वतीय कितना है, मैदानी क्या करेंगे हम, क्योंकि परसेंट में ना, तो 100 में से अगर हम इसका मैदानी भाग हटा देते हैं, जो परसेंट बचेगा वो क्या बचेगा? इसका आपका मैदानी क्षेत्र बचेगा। ठीक है, तो 13.93% भाग इसका मैदानी है, 86.07% इसका क्या है? आपका पर्वतीय है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा? मैं आपको भी बता चुकी हूँ, चंपावत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, चलिए, पश्चिम में राज्य की प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है? अब राज्य की सीमाएं है पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार से होंगी। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पश्चिम में राज्य की जो प्राकृतिक सीमा, एक राजनीतिक सीमा है, एक प्राकृतिक सीमा है। ठीक है, तो पश्चिम में राज्य की जो प्राकृतिक सीमा बनाता है वो यहाँ पर आपका जाएगा, टोंस नदी राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाती है पश्चिम से। उत्तर में जो सीमा बनाएगा वो हमारा हिमालय बनाता है, बृहद हिमालय। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपकी दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियाँ बनाती हैं, इस तरह से होगा ना आपका। यहाँ उत्तर में आपका जो है आपका बृहद हिमालय इसकी सीमा बनाता है। ठीक है, पूरब की बात करें तो पूर्व में यहाँ पे काली नदी सीमा बनाती है, और पश्चिम में बात करते हैं तो पश्चिम में मैंने आपको बताया कि टोंस नदी इसकी सीमा बनाती है। अब जो दक्षिण में है, दक्षिण में एक तो दक्षिण मध्य पार्ट है आपका और एक है आपका दक्षिण पूर्व।
ठीक है। और एक है आपका दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण मध्य में जो और दक्षिण मध्यम दक्षिण पूर्व में जो सीमा बनाएगा ये तो आपका तराई क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में आपकी जो शिवालिक श्रेणियां हैं वो इसकी सीमा बनाती हैं। इस प्रकार जो प्राकृतिक सीमा उत्तराखंड की वो इस तरह से होती है, ठीक है। पूर्व में काली, पश्चिम में टॉस, उत्तर में बृहद हिमालय और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में 3 पार्ट हैं, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व आपका तराई में आ जाता है और दक्षिण पश्चिम आपका शिवालिक श्रेणियों में आ जाता है। ये है इसके राज्य की प्राकृतिक सीमा। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 है, राज्य का कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है। तो राज्य के जो जिले हैं वो अलग अलग कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कुछ और राज्यों से लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राज्य का जिला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नेपाल से कौन सा नहीं लगता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो आपका पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये तीनों जिले आपके नेपाल से लगते हैं और नैनीताल जो है वो नेपाल से नहीं लगता है। यानी नेपाल से लगने वाले 3 जिले हैं पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल उनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से राज्य के कितने जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि कुछ राज्य के कुछ जिले क्या हैं अन्य प्रदेशों से लगते हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो राज्य के कुल मिलाकर आपके 5 जिले, राज्य के 5 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। उसमें कौन सा है आपका उधम सिंह नगर हो जाता है, उत्तर प्रदेश से लगता है। आपका हरिद्वार है, आपका देहरादून हो जाता है। 3 तो आपको याद रखने ही होते हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून। इसके अलावा एक है आपका नैनीताल और एक है आपका पौड़ी। 2 आपके पर्वतीय जिले होते हैं और 3 आपके मैदानी जिले। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी ये आपके लगते हैं उत्तर प्रदेश से। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा जिला चीन को स्पर्श करता है। हमारे 3 जिले चीन को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जिला स्पर्श करता है। तो उत्तरकाशी ये बिल्कुल स्पर्श करता है, चमोली ये भी चीन को स्पर्श करता है और पिथौरागढ़ भी चीन को स्पर्श करता है। इस प्रकार यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ तीनों जिले क्या हैं चीन को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, ठीक है। अभी मैंने आपको दक्षिण पश्चिम इस तरह से राज्य की प्राकृतिक सीमा बताई थी, तो हमें बताना है कि राज्य का सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पे कौन हो जाता है आपका उधम सिंह नगर, ठीक है। जो आपका तराई वाला क्षेत्र है वही क्या है दक्षिणी क्षेत्र है और वही वहाँ पे क्या आएगा आपका उधम सिंह नगर आ जाएगा। और उत्तरी जिले की बात करें तो उत्तरी जिला आपका कौन सा हो जाता है उत्तरकाशी, ठीक है। और पूर्वी जिला कौन सा है आपका पिथौरागढ़ और आपका पश्चिमी जिला है आपका देहरादून। पश्चिमी जिला देहरादून, पूर्वी पिथौरागढ़, उत्तरी उत्तरकाशी और दक्षिणी आपका उधम सिंह नगर हो जाता है। कि जिले की सीमाएं राज्य के 7 जिलों को स्पर्श करती हैं। एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमाएं राज्य के अन्य 7 जिलों को स्पर्श करती वो है आपका पौड़ी। और किस किस को करेंगी आपका नैनीताल को करती हैं, आपका अल्मोड़ा को करती हैं, उसके बाद चमोली को करेंगी, रुद्रप्रयाग को करेंगी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार। तो चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार ये तो आपके गढ़वाल मंडल के जिले हैं और नैनीताल, अल्मोड़ा जो कुमाऊं मंडल के जिले हैं जिनको पौड़ी जिला स्पर्श करता है। राज्य के पूर्ण आंतरिक जिले कौन से हैं। अब पहले हम जान लें कि पूर्ण आंतरिक जिले किन को कहेंगे। आंतरिक जिले वो हैं जिनकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश से नहीं लगती हैं, इनको बोलेंगे आंतरिक जिले। तो यहाँ पर अन्य देश राज्य से भी नहीं लगेंगे, अन्य जिलों से अन्य देश से भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर कुल हमारे 4 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं। उनमें टिहरी है आपका, रुद्रप्रयाग होता है, बागेश्वर है और एक आपका है अल्मोड़ा। यहाँ पर जो दिए गए उनमें तो आंसर उपयुक्त सभी हैं, यानी टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा 4 हमारे पास आंतरिक जिले हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन एवं नेपाल से सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो हमारा एक जिला है आपका यहाँ पर पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ जिला क्या है जो चीन से भी सर्वाधिक सीमा रेखा है उसकी, नेपाल से भी है और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी किसकी है आपकी पिथौरागढ़ जिले की है।
चीन और नेपाल दोनों से सर्वाधिक सीमा रेखा पिथौरागढ़ की है और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी हमारे उत्तराखंड में किसकी है? पिथौरागढ़ जिले की है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है कि पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं आपके तराई क्षेत्र में। और आपका जो ये तराई क्षेत्र है, यहाँ पर भूमि कैसी होती है? आपकी दलदली भूमि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो भाबर तराई आता है, तराई के बाद आपका क्या आता है? तराई के उत्तर में आपका आता है भाबर। ठीक है, यहाँ आपका तराई आता है। सॉरी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा। अगर हम बात करें तो सबसे यहाँ पे नीचे आता है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान यहाँ पर आपका आता है उत्तराखंड में गंगा का मैदान। इसके ऊपर आता है आपका तराई का क्षेत्र और तराई के उत्तर में आता है आपका भाबर का क्षेत्र। यहाँ तक तो हम कर चुके। ठीक है, अब भाबर के उत्तर में क्या आता है? तो भाबर के उत्तर में स्थित जो पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। ठीक है, तो भाबर के उत्तर में आती हैं आपकी शिवालिक पहाड़ियाँ। दक्षिण से उत्तर की ओर ये उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हम आपको करवा रहे हैं। तो भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। और इसका एक नाम और है, इसको बाह्य हिमालय कहा जाता है। हिमालय जो 3-4 भागों में बटा होता है उसमें से एक भाग ये है, सबसे बाहरी भाग है, इसलिए इसको कहा जाता है बाह्य हिमालय कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो आपका ये शिवालिक वाला क्षेत्र है, यह खनिज की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर आपको जो खनिज मिलेंगे वो आपको डोलोमाइट चट्टानों से क्या मिलेंगे? चूना मिलेगा। ठीक है, फिर आपको संगमरमर, जिप्सम, फॉस्फेटिक सेल इत्यादि खनिज मिलेंगे शिवालिक श्रेणियों से। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो ये मध्य हिमालयी क्षेत्र है, लघु हिमालय या मध्य हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पर भी बहुत सारे खनिज मिलते हैं। ठीक है, और इसमें तांबा आएगा, आपका ग्रेफाइट आएगा, जिप्सम आएगा। ठीक है, तो आपका लघु हिमालय वाले क्षेत्र में मेनली जो पाया जाता है वो है आपका तांबा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दून क्षेत्र की स्थिति कहाँ पर है? अब आ गया आपका दून क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभी हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ चुके हैं आपका तराई, भाबर, शिवालिक, बाह्य हिमालय। ठीक है, अब आ गया आपका दून क्षेत्र। ये दून क्षेत्र आपका कहाँ पे आ गया? हमने पढ़ा ये शिवालिक आ गया है, शिवालिक यहाँ पे आपका भाबर आ गया है। ठीक है, तो भाबर के उत्तर में आपका ये भाबर है और भाबर के उत्तर में शिवालिक है। शिवालिक और शिवालिक के बाद हिमालय का एक पार्ट आता है आपका मध्य या लघु हिमालय। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां हैं जिन्हें कहा जाता है दून। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणियां हो गई, मध्य हिमालय हो गया, इनके बीच में जो घाटियां आएंगी उन्हें कहा जाएगा दून या द्वार क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां आएंगी उन्हें हम कहेंगे आपका दून या द्वार क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूरी, रानीखेत, बिनसर इत्यादि की स्थिति उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो मसूरी, रानीखेत, बिनसर जैसे आपके ये पर्यटक स्थल हैं, ये कहाँ पर आएंगी? ये आएंगी आपके लघु हिमालय या मध्य हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। एग्जाम में अगर लघु आता है, मध्य आता है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, मध्य हिमालय और लघु हिमालय दोनों सेम है। और ये कहाँ पे आएंगे? मसूरी, रानीखेत, बिनसर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और जो आपका मध्य हिमालय है इसको एक और चीज़ कहा जाता है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं, यहाँ पर आपको बुग्याल एवं पयार भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, बुग्याल एवं पयार भी मिलते हैं और जिन्हें जो घास के मैदान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक और चीज़ बतानी थी, ये जो मध्य हिमालय क्षेत्र है इसे हिमाचल भी कहा जाता है। ठीक है,
हिमाचल या हिमांचल कहा जाता है इसे, हिम का अंचल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कभी कभी बर्फ़ गिरती है, आंशिक हिमाच्छादन वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको हिमांचल भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री किसे कहा गया है? अभी हिमालय का एक क्षेत्र को तो हिमाचल बोल दिया है और एक अन्य क्षेत्र है जिसे हिमाद्री कहते हैं, तो हिमाद्री कहा जाता है आपके बृहद हिमालय या उच्च हिमालय या महान हिमालय जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं हम आपका हिमाद्री। ठीक है, और ये किसके उत्तर में होता है? आपका भाबर, आपका तराई, फिर भाबर, फिर शिवालिक, फिर आपका मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद आपका आता है यहाँ पर बृहद हिमालय या महान हिमालय। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शायद सभी लोग परिचित होंगे, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, और ये कहाँ पर है? ये आपके चमोली जिले में स्थित है। आगे की बात करें तो उसके बाद जो क्रम आता है, क्रम लगाने को भी आता है, आपका कामेट है। कामेट के बाद जो तीसरी आती है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वो आती है आपकी नंदा देवी पूर्वी। तो आपका स्टार्ट होता है नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, और उसके बाद जो चौथी नंबर की श्रेणी आती है यहाँ पे वो आती है आपकी माणा। तो नंबर 1, नंबर 2 ये नंदा देवी पूर्वी, नंबर 3 और नंबर 4 पे आती है माणा। बाकी पंचाचूली, चौखंबा ये अन्य श्रेणी आ जाती हैं, तो 4 नंबर यहाँ पे आपके आ जाते हैं। चलिए 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं। निम्न में से किस राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? अच्छा, राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आपका उत्तर यहाँ पे नंदा देवी ही आ जाएगा। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है कहाँ पर? तो राज्य में एक मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आएगी आपका ऑप्शन नंबर डी, वृहत हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। वृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर आपका आता है शिवालिक। तो वृहत हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में आपके आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित होती है। ठीक है, चलिए, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ पर है? तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपके बाह्य हिमालयी क्षेत्र में होती है, और बाह्य हिमालयी क्षेत्र कौन सा है? आपका शिवालिक वाला क्षेत्र है। जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक क्षेत्र है, इसे ही बाह्य हिमालय कहा जाता है। ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और राज्य में एक स्थान है अभी तक जो एग्जाम में पूछा जाता है, नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा जो है वो दर्ज की जा चुकी है। नेक्स्ट है, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी की ऊंचाई क्या है? ठीक है, अब ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नंदा देवी की ऊंचाई क्या है? तो सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी सबको जानकारी है, नंदा देवी है, लेकिन उसकी ऊंचाई क्या है? तो उसकी ऊंचाई है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 7,817 मीटर। और एक बार तो एग्ज़ाम में आपके पंचाचूली और कुछ और चोटियों की ऊंचाई भी पूछ चुके हैं, तो आपके पास जो पुस्तक में जो लिस्ट है, आप वहाँ से कुछ एक जो आपने काफ़ी नाम सुने होंगे, तो उन चोटियों की आप ज़रा ऊंचाई ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको नंदा देवी की ऊंचाई बता दी कि मोस्टली यही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी लोक सेवा आयोग ने ही एक बार शायद पंचाचूली या किसी और पर्वत चोटी की ऊंचाई पूछ ली थी। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड में भाबर पेटी में किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो ये चैप्टर जो है इसमें जलवायु भी है, अन्य अन्य चीज़ें भी हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसके कल करवाऊंगी। ठीक है, तो भाबर पेटी में जो जलवायु दशाएं होती हैं वो हैं आपकी ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण। ठीक है, भाबर आपका प्लेन वाला एरिया आ जाता है। आपका जब ये वृहत हिमालय पे आता है, ठीक है, सबसे पहले वृहत आता है, ये मैं आपको बार बार करा रही हूँ ताकि आपको माइंड में रहे। ठीक है, फिर आपका मध्य हिमालय आता है, फिर आपका शिवालिक आता है, शिवालिक के बाद आपका आता है भाबर, और भाबर के बाद आपका तराई। तो इसे हम पर्वतपात भी कहते हैं। ठीक है, तो ये शिवालिक के बाद भाबर क्षेत्र आ जाता है, थोड़ा प्लेन क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो दशाएं होती हैं जलवायु की वो होती हैं आपकी उपोष्ण। यहाँ पे नदियाँ भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आपका भाबर हो जाता है, विलुप्त हो जाती है यहाँ पे नदियाँ। और यहाँ की जो नदियाँ होती हैं ना, वो तराई क्षेत्र में वापस दिखाई देती हैं, वहाँ पे दलदली भूमि होती है। चलिए, आज 25 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, 25 क्वेश्चन आपको कल कराएंगे, 25 से 30 जितने भी हो पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।